फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक सेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, एग्रीकल्चरल सेक्टर। आगे के सेक्टर्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस से पहले। ब्रिटिशर्स की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ी बात इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कम से कम एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये तो था कि पॉपुलेशन हमारी बहुत सारी उसमें एंगेज थी। इसमें तो दोनों तरफ से हम लोग मात खाते थे, ना तो एम्प्लॉयड थे लोग वहाँ पर, और ले देकर एक इंडस्ट्री थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का भी बहुत बुरा हाल कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो वो पढ़ना शुरू करते हैं। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस under the British rule. The poor state of industrial sector during the British rule is illustrated in the following points. Important points हैं ये, क्वेश्चन आ सकता है। Deindustrialization, decline of handicraft industry. तो सबसे पहले उन लोगों ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी थी उसको ख़त्म करा। British government systematically destroyed Indian handicraft industries and no modern industrial base was allowed to come up. The primary motive of British rule behind the deindustrialization was twofold. क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? टूफोल्ड मतलब दो ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, कि जो हम लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें और वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके ब्रिटिशर्स को बेचें, क्योंकि रॉ मटेरियल का दाम कम होगा, वो उनको मिलेगा, वो उससे क्या बनाएंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट वो हम लोगों को मजबूर करते थे खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे पास देखो, यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस होगा, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए मशीनें चाहिए। तो सबसे पहले तो मशीनें प्रोड्यूस होनी चाहिए। चाइना और इंडिया में यही फ़र्क है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत वीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्शन भी हो रही है तो उनको प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीनें चाहिए, उनको भी तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ मशीनें चाहिए। वो मशीनें कहाँ से आती हैं? चाइना से। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब यहाँ तो ब्रिटिशर्स की बात बता रखी है कि उन लोगों ने क्या किया, रॉ मटीरियल हमारे यहाँ से लेते थे, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे, फिर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैवी प्राइसेस में इंडिया को इंपोर्ट करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बेचना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर। दूसरा इसका पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसके दो नुकसान और हुए हमारे को। देखिए, एक तरफ तो नुकसान दिख ही रहा है कि इंडस्ट्री चली गई, दूसरी तरफ जब इंडस्ट्री खत्म होगी तो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड होंगे। एक काम ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई देश में, दूसरी तरफ ये सारी प्रोडक्शन जो हो रही थी वो भी खत्म हुई, तो हम लोगों को सामान लेने के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन फॉलोइंग वेज। पहला है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो उस इंडस्ट्री में एंगेज थे सब, वो सब क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। द डिस्प्लेस्ड आर्टिसंस वर फोर्स्ड टू टेक अप द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। वो क्या करते? और कुछ काम नहीं था तो एग्रीकल्चर ही बचा था, वो एग्रीकल्चर में जा रहे थे, और वो तो चाहते थे ब्रिटिशर्स कि ये लोग एग्रीकल्चर करें, रॉ मटेरियल बनाएं, कैश क्रॉप्स बनाएं, जिससे कि वो उनको मिल पाए ब्रिटिशर्स को। This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture. Overcrowding in agriculture का मतलब आप लोगों ने disguised unemployment पढ़ा होगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक जगह पे हो जाते हैं तो उसको disguised unemployment बोला जाता है। Import of finished goods. The Indian made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. It encouraged the import of manufactured goods from Britain. तो हम लोगों को ब्रिटेन से जो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होते थे गुड्स, उनको इंपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में
जो हैंडमेड गुड्स थे वो उसके कंपैरिजन में कहीं भी टिक नहीं पाते थे। तो दूसरा पॉइंट हो गया एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो असेट जिनको हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं, मशीन प्लांट वगैरह। तो ये सब चीज़ें, हैवी फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं इनकी इंडस्ट्री तो खड़ी नहीं होने दी ब्रिटेन। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. During the British rule, there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. कैपिटल गुड्स, हैवी इक्विपमेंट्स अगर खरीदने हैं तो हम लोग ब्रिटिशर्स पर ही रिलाई करें, इंडिया में ये इंडस्ट्री बन ही ना पाए, ये चाहते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। सबसे पहला था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा था एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ये सारे इम्पैक्ट पड़े थे ड्यू टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। फोर्थ पॉइंट है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सेक्टर इतना ग्रो ही नहीं करेगा, ढंग का कुछ होगा ही नहीं, तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ना के बराबर ही होगा। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती हैं, वो बहुत कम थी, वो बहुत कम होंगी तो उसका नुकसान क्या होगा? जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है वो वेलफेयर के लिए काम करती है, उनका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर होता है। यहाँ पर वेलफेयर था नहीं, जो थी भी इक्का दुक्का वो सब किस में थी? प्रॉफिट मेकिंग में थी। द लिमिटेड रोल एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो ऑपरेशन का एरिया था वो बहुत लिमिटेड था, सिर्फ जो बहुत एसेंशियल चीज़ें थी उसमें ही पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व था। वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। समझ में आ गया? ये सारे पॉइंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कर लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर कर लिया। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन सेक्टर था उसकी क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो डिस्कस करते हैं। द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये पॉइंट डिस्कस करके आए हम कि हम लोग रॉ मटेरियल को तो एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स को, जो हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह थे, उनको हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है, एक तरफ तो नुकसान क्या होगा यहाँ इस चीज़ का, हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं होगी। नेक्स्ट नुकसान क्या होगा? इंडस्ट्री नहीं होगी तो लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, दूसरा नुकसान ये हो गया। तीसरा नुकसान क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज़ के जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं इनको खरीदने के लिए इंडिया का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता था, तो इंडिया की वेल्थ वैसे ड्रेन हो रही थी। ठीक है, तो इंडिया पहला पॉइंट है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक सिल्क, woolen clothes and capital goods like light machinery produced in British industries। ये सब चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली होता है एक सिंगल सेलर, जैसे हमने मार्केट चैप्टर में पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बहुत सारा जो इंडिया का ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड होता था, वो ऑलमोस्ट किसके साथ होता था? ब्रिटिशर्स के साथ ही। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट maintained a monopoly control
over India's export and import. More than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with few other countries like China, Sri Lanka and Iran. ठीक है, चाइना, श्रीलंका, ईरान में बाकी आधा आ गया और आधा किसमें था, ब्रिटिशर्स के साथ होता था, मतलब ब्रिटेन में जाता था आधे से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड. द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. ये इंपॉर्टेंट है डेट. और सुएज कैनाल 1869 में बनाया गया था, एक डायरेक्ट रूट था शिप्स का थ्रू इंडिया एंड ब्रिटेन, जिससे कि इंडिया के रॉ मटेरियल वहाँ जा सके और वहाँ से ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया में आ सके. ठीक है, तो पहला पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स. ठीक है, दूसरा हो गया मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. तीसरा पॉइंट है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स and an importer of finished products. There was huge export surplus due to excess exports. However, export surplus was used to make payment for expenses incurred by office set up by the colonial government in India, to meet expenses on war fought by the British government, to import invisible items. Invisible items services को बोला जाता है, विजिबल आइटम्स गुड्स को बोला जाता है. ठीक है, तो जितना भी इंडियन वेल्थ आती थी वो कहाँ पर यूज़ कर लेते थे ये लोग, इन चीज़ों में, अपने खर्चों के लिए, अपनी वॉर वगैरह के लिए और सर्विसेज वगैरह में. ठीक है, इन सब चीज़ों में हमारी इंडियन वेल्थ जो थी वो सारी ड्रेन हो गई थी. ये 3 पॉइंट्स हैं स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये भी. नेक्स्ट आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन. ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या आता है, हेल्थ सेक्टर के बारे में आता है चीज़ें कि बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह क्या था, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उस टाइम पर. द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स. हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था. बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 in a year. Death rate refers to the number of people dying per 1000 persons in a year. Both birth rate and death rate were very high at nearly 48 and 40 per 1000 respectively. तो हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था. दोनों तरफ से नुकसान है. बर्थ रेट ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी. अब कई लोगों को इसमें ये डाउट आता है कि बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है तो बैलेंस हो गया. आप गलत सोच रहे हो. बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो ठीक है, लेकिन डेथ रेट ज़्यादा होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि जिनकी ज़रूरत नहीं है या जिनकी एज हो चुकी है वो ही जाएंगे. डेथ रेट ज़्यादा इसका मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है. ठीक है, तो जो इकोनॉमी के लिए काम आ सकता था, जो इंडिया के लिए, इंडिया के ग्रोथ डेवलपमेंट में काम आ सकता था, वो नहीं है बंदा. ठीक है, तो डेथ रेट ज़्यादा होगी तो भी देश के लिए वो नुकसान ही होगा. हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. रेट्स याद करने पड़ेंगे. 48 पर 1000 डेथ रेट, सॉरी बर्थ रेट, एंड 40 पर 1000 डेथ रेट. सेकेंड पॉइंट है इसमें एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं. द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%. आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%. फीमेल लिटरेसी रेट 7% के अराउंड था और जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो भी बहुत कम ही था, 16%. आप लोगों को पता है करंटली इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में है? केरला में. ठीक है, तो एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू large mass of population or when available were highly inadequate. As a result, water and airborne diseases were widespread and took a huge toll on life. तो waterborne diseases, airborne diseases बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ उस तरीके की या तो गांव वगैरह में तो थी ही नहीं, और अगर थी भी तो वो बहुत inadequate थी. ठीक है, तो
3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट करते हैं हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जब 1 ईयर से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाए तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो रेट था वो भी बहुत हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट refers to the number of infants dying before reaching 1 year of age per 1000 live births in a year. The infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000, 218 per 1000. आप सोचो क्या हेल्थ फैसिलिटीज होंगी। इन कॉन्ट्रास्ट टू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 44 per 1000 इन 2011, और 2011 में आकर ये 44 पर आ गई है पर 1000। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। 5th पॉइंट लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, 44 ईयर्स के अराउंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। ये लाइफ लिखा है, ये लिव है, गलती से के लगा रखा है इसमें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो, 44 years in contrast to the present 68 years. ठीक है। लास्ट पॉइंट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। गरीबी बहुत ज़्यादा थी। देर वॉज नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, बट देर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वॉज वेरी लो and there was widespread poverty in the country. ठीक है, ये हम लोगों ने 6 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं डेमोग्राफिक कंडीशन के। एक बार डिस्कस करते हैं 6 के 6 क्या थे। सबसे पहला था हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट डेथ रेट याद होगा अगर आपको, बर्थ रेट था 48 per 1000, डेथ रेट था 40 per 1000। ठीक है, नेक्स्ट था एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी लेवल 16% ओवरऑल और फीमेल्स का 7%। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ ना के बराबर थी भी तो बहुत इनएडिक्वेट थी। इसकी वजह से वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेज बहुत ज़्यादा हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था 218 per 1000। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स की एक्सपेक्टेंसी होती थी लाइफ की। लास्ट पॉइंट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। बाकी सेक्टर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।